आपको ठंड नहीं लग रही क्या? अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। माँ चलो ना अंदर। ओहो, तुम तीनों बाहर क्या कर रही हो? मैं झाड़ू लगा रही हूँ। घर के अंदर बैठ जाओ, वरना ठंड लग जाएगी तो बुखार हो जाएगा। जब देखो पीछे पीछे घूमती रहती हो माँ माँ करके। तो माँ अंदर चलो ना। अरे बाबा आ रही हूँ। ठंड लग रही है, अंदर चलो, फिर मैं आलू की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। ये बल्ले बल्ले, हम तो आलू का पराठा खाएंगे इतने समय बाद। ये तीनों बच्चियां अपनी मामूली सी झोपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। फिर सविता अपनी बेटियों को आलू की रोटी चाय के साथ बनाकर खिलाती है। तीनों बहुत खुश होती हैं। माँ हम इससे भी खुश हैं, बस आप हमें स्वेटर लाकर दे दो। देखो ना दीदी की फ्रॉक फटी है और जुराब भी नहीं है। हमें बहुत ठंड लग रही है माँ, प्लीज हमें स्वेटर दिला दो ना। मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ कि अपनी बच्चियों को एक स्वेटर भी नहीं दिला पा रही हूँ। और तो और उन्हें ठीक से पाल भी नहीं सकती। कपड़े क्या, खाने के लिए ही मोहताज होना पड़ता है। क्या हुआ माँ, आप कहाँ खो गई? ये लीजिए, मेरे हाथ से खाना खाइए। अरे अब आप रोने लग गई। मिर्ची खिला दी क्या मैंने आपको? नहीं, बस तुम्हारे पापा की याद आ गई। तुम्हारे पापा भी मुझे ऐसे ही खिलाते थे। पता नहीं क्यों भगवान ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। उनके बिना ये जिंदगी बदतर सी हो गई है। ये गरीबी की जिंदगी कैसे कट रही है, यह सिर्फ भगवान जानते हैं। माँ रो नहीं, हम तीनों हैं ना आपके साथ। हाँ मेरी बच्चियों। अच्छा तुम यहीं रहो, मैं काम करने जा रही हूँ। मेरे काम पर जाने का वक्त हो गया है। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ख्याल रखना। ठीक है माँ। सविता अपने काम पर चली जाती है, जहाँ वह कंस्ट्रक्शन साइट पर पत्थर ईंट सीमेंट उठाने का काम किया करती थी। अपने सर पर ढेर सारा वजन लेकर वह 2 माले चढ़ती है, फिर आती है, जिससे वह थक जाती है। फिर वहीं वो स्कूल के बच्चों को देखती है। ये बच्चियां स्कूल जा रही हैं। मुझे भी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ाना है, ताकि वो मेरी तरह ये ईंट पत्थर ढोने का काम ना करें, अपने पाँव पर खड़ी हों। मुझे और मेहनत करके दाखिला कराना ही होगा। अरे तुम्हारे हाथ चलना बंद हो गए हैं क्या? हाँ? क्यों हो गए बंद तुम्हारे हाथ चलना? तुम गरीबों को मैं यहाँ पर आराम करने के पैसे नहीं देता हूँ। तुम गरीब होते ही हो गंदी नाली के कीड़े। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी सेठ जी, कर रही हूँ। इस तरह सविता अपनी तीनों बेटियों को पालने के लिए ठंड में बहुत संघर्ष करती है। एक दिन केशव उससे टकरा जाता है। अरे केशव भाई साहब, आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे आज मेरी दोनों बेटियां हॉस्टल से आएंगी, काफी सालों बाद। बस उनके लिए खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ। पता है मेरी बच्चियां हॉस्टल में पढ़कर बहुत होशियार हो गई हैं, लेकिन इसके पैसे भी बहुत लगे हैं। सच्ची भाई साहब, आप मेरी तीनों बेटी का दाखिला भी हॉस्टल में करवा दीजिए। मैं आपका बहुत आभार मानूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी, बस मेरी बेटी पढ़ लिख जाए। ठीक है, मैं दाखिला करवा देता हूँ शहर जाकर। फिर सविता और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और ओवर टाइम भी करने लगती है। उस ठंड में बस उसकी कमर टूटने लग जाती है, लेकिन उसकी मेहनत नहीं रुकती है, जिससे उसकी मेहनत का उसे फल भी मिलता है। सिर्फ इतने पैसों से बात नहीं बनेगी, मुझे और भी मेहनत करनी होगी, दूसरा काम करके। गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों के लिए ठंड में ईंट पत्थर ढोने के बाद शाम को 2-3 घर में जाकर जूठे बर्तन साफ करती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। और 20 दिनों में वह अपनी बेटी के लिए हॉस्टल के पैसे जमा कर लेती है। फिर एक सुबह, शिवानी, सलोनी, प्रिया, बेटा तुम तीनों अपना ख्याल रखना, शहर जाकर खूब पढ़ना। हाँ माँ, आपसे दूर आपके बिना कैसे रहेंगे, हमें नहीं जाना। हाँ माँ, हमें नहीं जाना। मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो। मैं अपनी तरह तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाना चाहती, इसलिए बहुत मेहनत करना, और वहाँ तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। खुश रहना मेरी बच्चियों। सविता बहन, अब चलना होगा। चलो बच्चों। अपनी बेटियों के जाने पर सविता मन ही मन बहुत रोती है। फिर शहर जाकर केशव उसकी बेटियों का हॉस्टल में एडमिशन करा देता है। वहीं गुजरते वक्त के साथ सविता को 3 बेटियों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। घर में लोगों के जूठे बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, और अब तो वो कोयले की फैक्ट्री में कोयला तोड़ने का भी काम करने लग गई थी। एक तरफ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, जिन्हें हॉस्टल के बाद शहर की हवा लग जाती है,
और वो क्लब में जाने वाली बिगड़ैल लड़कियां बन जाती हैं, जिन्हें अपनी माँ की याद भी नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर आज भी वह वैसे ही सर्दी का दिन था, जहाँ गरीब माँ बूढ़ी हो गई थी। उसके कंधे और बाजू में अब कुछ भारी काम करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन वह फिर भी कर रही थी। ओह बाप रे बाप, मैं इसे तोड़ कर ही रहूंगी, बहुत मजबूत है ये। बस कर सविता, और कितना काम करेगी तू? रोज इतनी मेहनत क्यों करती है? अपने शरीर पर भी ध्यान दे। अरे बच्चों के लिए काम भी नहीं करूं क्या? पैसे भेजने हैं बच्चों को। अपनी बेटियों के बारे में अंधी हो गई हो। अभी तक तुम्हारी बेटियां तुमसे मिलने नहीं आई। हॉस्टल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है 4 महीने पहले। तेरे बदन पर एक शॉल तक नहीं है, और ऐसी होती हैं बेटियां जिसकी माँ मरे या जिंदा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। जो भी हो चंदा बहन, पर मुझे विश्वास है मेरी बेटियां जरूर आएंगी। वहीं क्लब से आकर तीनों बेटियां कहती हैं, गाइस हम अपनी माँ से मिलने कब से नहीं गए, चलो घर चलते हैं। हाँ, वरना वो बोलेंगी भी और पैसे भेजना भी बंद कर देंगी। अगले दिन ही तीनों बेटियां ट्रेन से अपनी माँ के पास गांव पहुंच जाती हैं, जहां अपने गरीब से झोपड़ी घर को देखकर कहती हैं, माँ ये तो वही हमारा पुराना ही घर है, नया नहीं बनवाया क्या? सविता बेटियों को देख गले लगाती है। अरे अरे थोड़ा दूर रहिए, काले से मिट्टी के हाथ हैं। मेरी बच्चियां, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, आखिर तुम आ ही गई। माँ ये बताओ, तुम हमें पैसे तो इतने भेजती हो जैसे अमीर हो, और घर तो वही है झोपड़पट्टी वाला। बेटा मैंने पैसे जो भी कमाए थे वो तुम्हारी पढ़ाई में ही लगा दी है, मैंने अपने लिए यहाँ कुछ नहीं किया। ओफो, यहाँ कितनी ठंड है, हमारे यहाँ तो हीटर और कंबल भी था, और यहाँ कुछ भी नहीं है। चलो हम तीनों वापस चलते हैं, बैठने की जगह भी नहीं है। अरे बेटा वो खटिया है ना, उस पर बैठ जाओ, कहीं मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे लिए कंबल और हीटर का इंतजाम कर दूंगी। आओ आओ पहले चाय बना दूं। नो वे, हमें इन गंदे हाथों से चाय नहीं पीनी है, कहीं हमारी तबीयत खराब हो गई तो। ठीक है मेरी बच्चियों, जैसा तुम ठीक समझ। तुम तीनों खटिया पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी, ठंड बहुत ज्यादा है बेटा, ख्याल रखना तुम तीनों अपना। सविता अपनी तीनों बेटियों को खुश करने के लिए कोयले के कारखाने में जाकर कोयले तोड़ती है। इसके बदले में वह मालिक से पैसे एडवांस लेती है। अरे सविता, तुम कितना काम करती हो अपनी बेटियों के लिए, हाँ? तुम्हारी तीनों बेटियों को जरा सा भी एहसास नहीं है तुम्हारी तकलीफ का? कोई बात नहीं मालिक जी, नादान है वह, मुझे हीटर और कंबल का इंतजाम करना है ना, मैं चलती हूँ, धन्यवाद। फिर सविता तीनों बेटियों के लिए थोड़े से काजू बादाम, कंबल और एक हीटर खरीद के ले जाती है, जिससे तीनों हीटर में मस्त बैठी रहती हैं और काजू बादाम खाती हैं। रात होते ही तीनों बेटियां कंबल और हीटर के मजे लेकर सोती हैं। वहीं सुबह होते ही बूढ़ी सविता की तबीयत खराब हो जाती है ठंड के कारण। फिर तीनों बेटियां उसे पास के अस्पताल में ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उसे जांच करते हैं। इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं। कुछ दिन बेड रेस्ट पर रहेंगी ये। ओके डॉक्टर। बहन अलग ही ड्रामे हैं इनके, चल इन्हें लेकर घर चलते हैं, फंसा दिया यहाँ। फिर तीनों बेटी रिक्शे में सविता को ले जाती हैं, तो उसके कारखाने के मालिक की नजर पड़ती है। अरे रुको रुको भाई, ये सविता को क्या हो गया? तुम इसकी बेटियां हो? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है इनकी। अरे तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देते देते इसने खुद को कंस्ट्रक्शन साइट में घिस दिया। कभी दूसरों के झूठे बर्तन साफ किए, और अब ये कोयले के काम में लग गई। बचपन से तुम्हारे पिता के जाने के बाद कितना संघर्ष किया है, पर तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? अंकल, हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हमारी माँ ने हमारे चक्कर में खुद की तबीयत खराब कर ली। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी बूढ़ी माँ ने हमारे लिए सच में बहुत किया है, पर हम कुछ नहीं कर पाए। हम सबको माँ का ख्याल रखना होगा। अंकल, हमारी आंखें खोलने के लिए और सच्चाई बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तीनों बेटियां अपनी माँ को घर ले जाती हैं और उसी कंबल को सविता को ओढ़ा देती हैं। फिर हीटर चलाकर उसकी बहुत सेवा करती हैं। फिर तीनों बेटियां सविता को शहर ले जाती हैं और वहाँ उसका खुशी खुशी ख्याल रखने लगती हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपनी माँ को समझें, कभी उनकी परवरिश पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि वह हमारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती है।